इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। क्या ईरान न्यूक्लियर साइट पर हमले को अपने अस्तित्व पर हमले के रूप में देखेगा? हमले के कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि डील का विरोध करने वाले ईरान के सारे कट्टरपंथी मारे जा चुके हैं। मैंने उन्हें पूरा मौका दिया डील करने के लिए। कहा भी कि अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। डील नहीं होने पर जो अंजाम होगा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ट्रंप के इस बयान से साफ हो जाता है कि इसराइल के हमले से अनजान रहने की अमेरिका की बात दिखावे की है। बैठक से 3 दिन पहले 12 जून को ही IAEA का बयान आया कि ईरान परमाणु गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में IAEA ने 20 साल में पहली बार आधिकारिक रूप से ईरान की निंदा की। कुछ घंटे के बाद ईरान ने कहा कि हमारी तीसरी फैसिलिटी तैयार है और हम एक्टिवेट करने वाले हैं। उसके कुछ घंटे बाद ही इसराइल का हमला हो गया। किसी के परमाणु ठिकाने पर हमला करना साधारण बात नहीं है। अगर इससे ईरान भड़क जाता है और लड़ाई किसी भी मोड़ तक जा सकती है तो सवाल है कि क्या ईरान इसका बदला लेने की स्थिति में है। रिचर्ड मेडहर्स्ट स्वतंत्र पत्रकार हैं, ब्रिटेन में रहते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैंने कई साल ईरान की परमाणु डील को कवर किया है। इसराइल द्वारा परमाणु ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों और अमेरिका और यूरोपियन संघ द्वारा अनगिनत बार डील के उल्लंघन के बाद भी ईरान ने जिस तरह का धैर्य दिखाया है वो हैरान करने वाला है। इस मामले में अगर कूटनीति फेल होती है तो इसका दोष ईरान को नहीं दिया जा सकता। ईरान के परमाणु ठिकाने पर नुकसान की पुष्टि होने लगी है। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसराइल की निंदा की है। कहा है कि बातचीत से ठीक पहले उसका इस तरह हमला करना निंदनीय है। कतर, सऊदी अरब ने भी निंदा की है। भारत ने भी ईरान और इसराइल से संयम बरतने की सलाह दी है। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है, दोहरा रहा है, लेकिन क्या उसकी क्षमता है इसराइल से लड़ने की? इसराइल ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी की हत्या कर सेना के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया। यह ठीक है कि ईरान ने नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर दिया है, लेकिन एक सेना के प्रमुख को घर में घुसकर मार देना सामान्य बात नहीं। उनके साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सरदार हुसैनी सलामी को भी मार दिया गया है। एक हमले में इसराइल ने ईरान के 3 सबसे ताकतवर लोगों को खत्म कर दिया। खामेनेई के करीबी अली शमखानी को भी मार दिया गया है। ऐसा लगता है कि इसराइल ने ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली है। 2024 में इसराइल के हमले के बाद खामेनेई ने कई सालों बाद ईरान की खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में खुतबा पढ़ाया। दावा किया कि इसराइल अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, अमेरिका के सहयोग के दम पर कर रहा है। उनके सामने इसराइल की बर्बादी के नारे लगाए गए, लेकिन अंत में क्या हुआ? इसराइल आज भी मजबूत नजर आ रहा है। ईरान ने कहा कि वह इसराइल के साथ एक पूर्ण युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान भी हमला करेगा। उस समय एक और घटना घटी थी। ईरान के भीतर हमला कर इसराइल ने हिजबुल्लाह के राजनीतिक लीडर इस्माइल हानिये को मार दिया। खामेनेई खुद हानिये के जनाजे में शामिल हुए। उस समय नेतन्याहू ने कोई वीडियो बयान जारी नहीं किया, जबकि उन्होंने हमास के नेता सिनवार की मौत के बाद वीडियो बयान जारी किया था। इस बार उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि 80 साल पहले की तरह इस बार यहूदियों के साथ परमाणु होलोकॉस्ट नहीं होने दिया जाएगा। भी नोट करना चाहिए, 2 साल से गजा में लगातार बमबारी हो रही है और अचानक खबर आती है कि अमेरिका और हमास की बातचीत चल रही है। हमास अपने कब्जे से अमेरिकी नागरिक को रिहा भी कर देता है। क्या हैरानी नहीं होती कि इतनी बमबारी के बाद भी आतंकी संगठन हमास से कोई बचा हुआ है ताकि अमेरिका उसके साथ बातचीत कर सके? सवाल है कि 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइलें दागकर इसराइल के सर्वशक्तिमान होने के मिथक को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इस बार इसराइल ने उसके परमाणु साइट पर हमला कर उसके अस्तित्व के केंद्र पर ही हमला बोला है। ईरान की भाषा आक्रामक रही है, लेकिन इन मामलों में वह धीरे धीरे चलता दिखता है। कई लोग कह रहे हैं कि ईरान युद्ध का रास्ता नहीं चुनेगा, तब वह किस तरह के जवाब देने की बात कर रहा है? क्या वह इसराइल से लंबे समय तक युद्ध करने की स्थिति में है? अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल से हमला नहीं करने के लिए कहा था तो इसराइल ने कैसे कर दिया?
ऐसा कर इसराइल ने चुनौती किसे दी, ईरान को या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को? ईरान को लगातार कमजोर करने के बाद इसराइल के मंसूबों का कारवां क्या वहीं तक रुकेगा या उसके बाद खाड़ी के देशों की बारी आएगी? अक्टूबर में जब इसराइल ने ईरान पर हमला बोला तब भी अमेरिका ने कहा था उसकी कोई भूमिका नहीं। इस बार भी कह रहा है उसे जानकारी नहीं। इसराइल ने एक तरफा फैसला लेकर हमला कर दिया। क्या वाकई इसराइल ने अमेरिका की जानकारी या मंजूरी के बिना ईरान पर हमला बोला है? इसे वही मान लेगा जिसे किसी की बात को मान लेने की आदत होती है। इसराइल को सैनिक संसाधनों की सप्लाई कौन कर रहा है? अमेरिका, और आगे भी अमेरिका ही करता रहेगा। अमेरिका ने यह नहीं कहा कि सैनिक संसाधनों की सप्लाई रोक दी जाएगी या ईरान अगर इसराइल को तबाह करने बढ़ता है तो इसराइल की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध इसराइल ने उकसाया है। अमेरिका नहीं कह सकता कि वह इसराइल की मदद नहीं करेगा। तो अमेरिका ने मंजूरी दी या अनजान रहा, यह प्रश्न नहीं। प्रश्न है कि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है या नहीं। तो जवाब है खड़ा है। ट्रंप युद्ध रुकवाने के नाम पर चुनाव जीत कर आए। अमेरिकी सैनिकों को दूसरे देश के लिए जंग लड़ने के खिलाफ भाषण दिया करते थे, लेकिन तब क्या करेंगे अगर इसराइल के लिए मजबूर होकर ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय लेते लेते ट्रंप थकते नहीं और इसराइल के हमले को लेकर अनजान बने रहने का बयान देकर किनारा कर लेना चाहते हैं। ट्रंप, दुनिया भर की जानकारी रखने वाले ट्रंप को इसराइल के बारे में पता नहीं था, कौन मान लेगा? अब नेताओं को कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं। फिल्म कैसी भी हो, रद्दी भी हो, उनकी जनता, उनके समर्थक देखने चले जाते हैं। दुनिया अजीब हो गई है। CNN की यह रिपोर्ट 20 मई की है। सूत्रों ने CNN को बताया था कि अमेरिका को यह खुफिया जानकारी मिली है कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। खबर छप रही है कि इसराइल हमला करने वाला है। इसराइल हमला कर भी देता है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका कहता है उसे पता नहीं था। शांति की बात करने वाले नेता युद्ध होते ही चुप्पी साध लेते हैं। हम नहीं जानते, मगर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वहां की नई पीढ़ी तंग आ चुकी है, वह सत्ता में बदलाव के लिए तैयार हो रही है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं। भूलना नहीं चाहिए कि इसी इलाके के सीरिया, लेबनान, यमन, इराक और अफगानिस्तान का क्या हाल किया गया। झूठ बोला गया और तरह तरह के बहाने बनाए गए। लाखों लोग मार दिए गए, हमला किया गया, आतंकी संगठन खड़े किए गए, मिलिशिया को हथियार दिया गया, तबाही का मंजर रचा गया और बदनामी इन्हीं इलाकों के ऊपर थोप दी गई। इन सब के बीच हम इसराइल को कितना कम जानते हैं। कल्पना कीजिए, जो देश 2 साल से लगातार युद्ध कर रहा है, बम गिरा रहा है, उसके बच्चे मोर्चे पर जा रहे हों, उसके नागरिक जीवन की क्या मनोदशा होगी, कोई नहीं जानता। नेतन्याहू का विरोध होता है, लेकिन वे जनता की बात नहीं मानते। जनता की क्या हालत है, इसकी रिपोर्ट नजर नहीं आती। हर समय किसी के मारे जाने की खबरों के बीच वहां के लोगों के दिन रात कैसे कटते होंगे? आप क्या सोचते हैं? किस दौर में जी रहे हैं? क्या उम्मीद है कि आने वाला कल अच्छा होगा, या कहीं से बम आ गिरेगा, कहीं से मिसाइलें आ गिरेंगी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।